अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। 9th क्लास का ये चैप्टर नंबर 6 है जो कि है वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी अगर हम जनरली देखें, वर्क बेसिकली कोई काम है और काम करने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है जिसको यूज करके हम जो है वो कोई काम कर सकते हैं। जैसा कि एनर्जी बेसिकली अगर कोई समझा जाए तो ताकत को कहते हैं कि किसी बंदे में कितनी सलाहियत है कोई काम करने की, उसको बेसिकली एनर्जी कहा जाता है कि काम करने की जो सलाहियत होती है। तो वो एनर्जी जो है वो हम गेन करते हैं बाय ईटिंग सम फूड, या हम लोग जो है अगर खाना वगैरह कुछ खाते हैं तो हमें कुछ एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मिलने के बाद हम काम करते हैं, जब हम थक जाते हैं दोबारा से फिर खाना खाना या कुछ इस तरह का, देन हमें रीगेन एनर्जी दोबारा मिलती है और फिर हम जो है वो आगे उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी जो है वो मिलती है हमें कहाँ से? एक तो प्रोसेस हमारा हो गया खुराक का, फूड का, वहां से जो है हमें एनर्जी गेन होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिफरेंट मशीन्स होती हैं, क्रेन्स वगैरह सामान उठाती हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, गाड़ियां चलती हैं, कोई काम करती हैं कि किसी चीज़ को एक जगह से लेती हैं दूसरी जगह तक लेके जाती हैं। तो काम करने के लिए उनको भी क्या है कि कोई एनर्जी चाहिए होती है। और ट्रेन वगैरह या गाड़ियों को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है उनको फ्यूल से, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, तो इन चीज़ों से उनको क्या मिलती है? एनर्जी, और उस एनर्जी को आगे यूज किया जाता है। तो नंबर 2 पॉइंट यह है कि हमें एनर्जी मिलती है डिफरेंट फ्यूल से, जो कि हमारा डीजल, पेट्रोल वगैरह, कोल है, कोयला वगैरह जलाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि हम हीट मिलती है, गर्मी वगैरह। तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स है जो कि हमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे हमें मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 6.1। 6.1 है वर्क। स्टूडेंट्स, वर्क है क्या चीज? काम क्या है? काम करना आमतौर पे फिजिक्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं काम को, तो जो आम जनरली आप काम की डेफिनेशन या काम आप मतलब लेते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फिजिक्स के अंदर काम यह है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के लगने से वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करता है, कुछ डिस्टेंस मींस कवर करता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो तभी आप कह सकते हैं कि उस बॉडी ने वर्क किया है। फॉर एग्जांपल, आपको घर पे ये कहा जाता है अपने वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से ये कहा जाता है कि जाओ और ये जो पानी की बाल्टी है ये भर के ले आओ। आप जाते हैं, वो बाल्टी भरते हैं और उठा के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने बाल्टी भरी, उठा के खड़े हो गए। आपके जो बड़े थे उन्होंने आपको ये कहा था कि वो लेके आनी है, तो उनके लिए आपने कोई काम नहीं किया। आपने पानी भरा, फोर्स लगाई, जोर लगाया, उसको उठाया एक जगह तक, बट जब तक आपने मूव करके उस बाल्टी को वहां तक लेके नहीं गए, इसका मतलब है आपने कोई भी काम नहीं किया है। अगर आप एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाने लग जाए, दीवार के ऊपर धक्का लगाया जाए, दीवार गिरेगी नहीं, इसका मतलब है आपने कुछ भी नहीं किया, जहां पे दीवार थी वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी के काम करने के लिए जरूरी है कि एक तो उसके ऊपर फोर्स लगी हो, प्लस वो उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल करे। वो डिस्टेंस जब फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे होगा तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो वर्क की डेफिनेशन की जाती है इन एक्टिविटी की बेस पे, दो मैंने आपको बताई हैं, पानी के लिए और दीवार के ऊपर जोर लगाने के लिए। आप किसी एक रेडी वगैरह है, जैसे वो छोटे के लिए, बच्चे के लिए वॉकर वगैरह होता है, उसको धक्का लगा के एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो आपने क्या किया? कोई काम किया है, फोर्स भी लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई काम किया है। तो इस बेस के ऊपर हम वर्क की डेफिनेशन ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि वर्क इज बेसिकली वर्क इज डन व्हेन, वर्क सिर्फ उस सूरत में होता है स्टूडेंट्स जब when a force is applied, force is applied on a body and body moves some displacement in the direction of applied
फोर्स। कि आपके पास ये हो कि आप किसी भी एक बॉडी है, आपके पास कोई एक मास m है, जब यह वो हमारा मैटर नहीं है, इस बॉडी के ऊपर आप एक क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने से ये बॉडी जो है वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो वर्क जो हम डिफाइन करते हैं, वर्क इज बेसिकली इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। कि आपने वर्क को जब डिफाइन करना है तो वो बेसिकली F डॉट D से, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दूसरी डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू द वर्क। वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां से यूनिट लिखना चाहें हम, तो यूनिट अगर देखें तो आप देखें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इसका मतलब है वर्क का जो यूनिट होगा वो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को जो है वो हम जूल्स भी कहते हैं, इसको जे के साथ लिखा जाता है। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर या जूल्स होता है। तो स्टूडेंट्स वर्क उसी सूरत में होता है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, फोर्स लगने से वो बॉडी जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या करे, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे। मूव सम डिस्प्लेसमेंट या ट्रैवल कवर सम डिस्प्लेसमेंट, आप इसको किसी तरह से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। के एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो बॉडी जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, देन वी सेड के तो उसके ऊपर वर्क डन है वो क्या था, कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्क हुआ है। तो वर्क जो है वो F डॉट D प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, और यहां से जो है वो आप इसका यूनिट लिख सकते हैं जो कि जूल्स होता है। स्टूडेंट्स ये जो जूल्स है ये वर्क का एक स्मॉल यूनिट होता है। इसके बड़े यूनिट्स के तौर पे आप जो है वो लार्ज यूनिट्स अगर आपने लिखने हैं तो इनको आप जो है वो किलो जूल्स यानी कि 10⁻³ जूल, इसके अलावा मेगा जूल्स मींस 10⁻⁶ जूल, ये यूनिट भी जो है वर्क के यूज किया जा सकते हैं। तो वर्क के जो है बेसिकली ये यूनिट्स होते हैं। तो किसी भी बॉडी के अंदर 1 जूल वर्क तब होता है जब उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे, और उस 1 न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी अगर 1 ही मीटर डिस्प्लेसमेंट में ट्रैवल करता है, अगर कोई बॉडी 1 न्यूटन फोर्स की वजह से 1 जो मीटर डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रैवल करता है, देन वी सेड कि उसने जो वर्क किया है वो कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जो वर्क है उसके बेसिकली कुछ हमने अपने चैप्टर 4 में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में, जहां के हमने फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम उस केस में भी वर्क की जो है वो एक डिफाइन आउट करेंगे या इसका एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स घर पे आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर के ऊपर जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो वैक्यूम क्लीनर इस तरह से मींस यहां से हमने उसको किसी एक ह्यूमन ने यहां पे उसको पकड़ा होता है, तो वो इस हॉरिजॉन्टली यहां पे मूव कर रहा होता है इन दिस फॉर्म, और यहां से उसको जो है वो एक टेढ़ी सी फोर्स के हासिल लग रही होती है। मींस एक तो फोर्स का ये कंपोनेंट होता है दैट इज Fy कंपोनेंट, और दूसरा फोर्स का ये कंपोनेंट होता है जो कि होता है Fx कंपोनेंट। ये हम पीछे पहले कर चुके हैं इन चीजों को। तो इसका मतलब है इसकी बेस के ऊपर अगर करें तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस बनती है। मींस वर्क हमारा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Fx into D और प्लस जो होगा Fy into D, यानी कि वर्क जो होगा उसके हमारे पास क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट्स, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। स्टूडेंट्स अगर इनकी वैल्यूज को देखें तो W इज इक्वल टू होता है F cos ऑफ थीटा। Fx की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी जो कि होती है Fx इज इक्वल टू F cos ऑफ थीटा। ये चैप्टर 4 से आप जो है पीछे हमारे चैप्टर 4 के वीडियोस हैं वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। और Fy हमने निकाला था F sin ऑफ थीटा, तो प्लस यहां पे साथ D और प्लस यहां पे आ जाएगा F sin ऑफ थीटा इनटू D। बट इन दिस केस स्टूडेंट्स हम देखें वैक्यूम क्लीनर कभी ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा था, वर्कआउट जो हो रहा था वो मूवमेंट उसकी कहां पे होती है, सिर्फ x कंपोनेंट के ऊपर, इसलिए y कंपोनेंट जो है वो हमारा होल्ड नहीं करेगा क्योंकि यहां पे वर्क हो रहा है सिंपली कहां पे x, मतलब आपका वैक्यूम क्लीनर सिर्फ अलोंग द ग्राउंड जो है वो मूव कर रहा होता है। तो वर्कआउट जो होता है वो सारा काम पे होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी कि x एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस के ऊपर कोई काम नहीं होता, इसलिए ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाता है, फोर्स का जीरो हो जाता है। तो इन दैट केस जो है W इज इक्वल टू F डॉट D या FD cos ऑफ थीटा। तो ये जो है वर्क के हम
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट, अगर कोई अप एंड डाउन बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है तो उस सूरत में जो वर्क होगा वहां पे वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने देखा जो हमारा 6.2 नेक्स्ट इसका टॉपिक है, दैट इज एनर्जी। 6.2 है एनर्जी। एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो क्या चीज है कि पहले भी मैंने बताया कि किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये इसको सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क मींस आपके पास किसी बॉडी की जो है वो काम करने की जो सलाहियत होती है उस सलाहियत को जो है वो एनर्जी कहा जाता है। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जैसा कि हम लोग कई बार देखें फुटबॉल खेल रहे हैं, आप किक करते हैं, फोर्स लगाते हैं, कई दफा आराम से फोर्स, अगर आपके पास एनर्जी कम है तो आराम से फोर्स लगाएंगे तो फुटबॉल थोड़ा सा आगे जाएगा, अगर ज्यादा जोर से किक करेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। मींस डिपेंड करता है कि आपके पास किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए एनर्जी कितनी है। एरो को आपने देखा है, वो जो बो होता है उसको जितना ज्यादा खींचे तीर उतना ही दूर जाता है। कमान को जितना खींचेंगे, जितनी जोर लगाएंगे, फोर्स एनर्जी जितनी ज्यादा होगी आपके पास उतना ही ज्यादा जो है वो आपका तीर जो होगा वो क्या होगा, दूर जाएगा। तो ये कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है उसको बेसिकली एनर्जी कहा जाता है। तो एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो भी एनर्जी जो है वो व्हेन यू डू वर्क ऑन अ बॉडी, द बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस बॉडी के अंदर जो वर्क होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वहां पे स्टोर होता है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी द बॉडी कैन डू वर्क ऑन समथिंग एल्स। वी कैन आइडेंटिफाई मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट अलाउज बॉडी टू डू वर्क। इन फिजिक्स वी आइडेंटिफाई एनर्जीज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द मोशन और पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज मैकेनिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मींस कहता है कि जो आप वर्कआउट करते हैं फिजिक्स के अंदर बेसिकली वो उस बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। जब आपने एरो को खींचा है तो छोड़ने से एरो आपका दूर गया, तो बेसिकली वो आपने एक एरो को खींचा था, उसके पास एक एनर्जी आई थी, देन आप जब आपने उसको छोड़ा तो देन उसने क्या किया, आगे कोई काम किया। तो बेसिकली वर्क जो होता है बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम जो है यहाँ पे देखेंगे। एनर्जी का डेफिनेशन आप करेंगे, प्लस एनर्जी का जो यूनिट होता है वो भी आपके पास जो है वो जूल्स ही होता है। वर्क और एनर्जी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, दोनों का सेम होता है। तो एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेम एज द वर्क। जूल जो है वही इसका एसआई यूनिट होता है। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स हम जो है वो इस लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा 6.3 है, टाइप्स ऑफ एनर्जी में पहला पॉइंट हमारा जाता है, उसको हम देखेंगे। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एक छोटा सा सब टॉपिक है एनर्जी के, जो रिसोर्सेज क्या है। एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या हमारे जो एनर्जी जो है उसके सोर्सेज क्या है, तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, जो मेन सोर्स इन द वर्ल्ड है, वो है सन। दुनिया के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो किसी ना किसी तरीके से हमें कहां से मिलती है, सन से। सन से हीट आती है, हीट से फिर हम लोग जो है वो डिफरेंटली आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उससे पानी को गर्म किया जाता है, हीट एनर्जी बनती है उससे, डिफरेंट तरह के हमारे पास डिफरेंट एनर्जी जो है वो बेसिकली। तो मेन सोर्स जो होता है एनर्जी का वो होता है हमारे पास सन, जो कि हम लोग एक दिन सूरज से एनर्जी आती है, फिर दूसरे दिन दोबारा से एनर्जी, तीसरे दिन एनर्जी, तो ये बार बार एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बार बार हमें मिलती रहती है, वो कभी उस तरह से खत्म नहीं होती है। तो ये सन जो है हमारे पास वर्ल्ड के अंदर जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा दुनिया में अगर हम देखें तो हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, डिफरेंट फ्यूल जो है हमारे पास, वो भी क्या है, बेसिकली एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो फ्यूल मसलन आप कोयला वगैरह है, कोयला को जलाते हैं, या आप पेट्रोल है उसको जलाते हैं, या डीजल को जलाते हैं,
तो धुआं पैदा होता है। मींस क्या है कि आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उनकी वजह से जनरेट होती है। धुआं जो है वो एनवायरमेंट को आगे क्या करता है, खराब करता है। तो एनर्जी सोर्सेज जो हमारे दुनिया में मौजूद है, लाइक हमारे पास फ्यूल्स है जो कि हम कह सकते हैं ऑयल है, कोल है, या जो हमारे पास गैस है। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या है, फ्यूल्स है। तो इन फ्यूल्स की जब जलाया जाता है तो इनकी वजह से क्या होता है, वहां पे धुआं वगैरह प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी जो है वो जनरेट होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो फ्यूल्स जो है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि कोयला है या तेल है या गैस है, एक दफा इनको जला दे तो दोबारा ये नहीं मिलते हमें, तो इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहा जाता है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे कि ये है क्या चीजें, बट अभी के लिए जस्ट आप ये देखेंगे कि एनर्जी सोर्सेज क्या है, सन है या फ्यूल्स जो है। सन जो है वो नेचुरल है, वहां से हमें एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी वहीं से मिलती है। प्लस फ्यूल्स है, फ्यूल्स को अगर आप देखें यूज करते हैं कई दफा, तो हम इनकी मदद से जो है वो जब न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वहां पे यूज करते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में, तो वहां पे क्या होता है कि डिफरेंटली उनसे एनर्जी तो मिलती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी बनती है या ये वो सारा कुछ, तो उसके साथ जो इनका वेस्ट होता है उसकी वजह से भी क्या होता है कि एनवायरनमेंट खराब होता है, एनवायरमेंटल सोर्सेज जो है वो एनवायरमेंटल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर भी इनकी वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली थोड़ा सा हमारा है कि हमारे पास सोर्सेज जो है वो क्या है और उनकी वजह से हमारे पास इफेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट में। इसी के साथ हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि मेन टॉपिक है हमारा 6.3, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली हमने पहले आपको बताया मैंने कि एनर्जी की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती है, उनमें से एक टाइप जो है फर्स्ट वो है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी of a body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पानी है आपके पास, पानी एक जगह पे अगर पड़ा हो तो वहां पे पानी इतना हास आपको बहाएगा नहीं, मतलब स्मूथ नहीं चल रहा होगा, बट जब आप क्या करते हैं कि पानी को किसी हाइट से फेंकते हैं तो मोशन होती है उसके अंदर, पानी मूव करके आता है, तो तेजी के साथ जब चलता है तो टरबाइन चलाता है, टरबाइन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग जो पावर प्लांट्स के अंदर होती है बेसिकली। तो एनर्जी क्या होती है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। आप किसी बॉल को आराम से एक जगह पे पड़ी हुई है तो कोई उसके पास मूवमेंट नहीं है, जब आप फेंकते हैं उसको तो चूंकि आप फोर्स लगाते हैं तो मोशन होती है उसके अंदर, तो मोशन की वजह से जब किसी जगह के ऊपर जाके लगेगी तो वहां पे क्या करेगी कि वो इफेक्ट करेगा बॉल। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वहां पे एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू मोशन होती है। तो ये एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की एनर्जी जो उसके अंदर किसी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी मसलन आप फॉलिंग बॉडी, कोई एक बॉडी जमीन हाइट से गिराते नीचे आगे किसी चीज को अगर लगे तो बहुत जोर से लगेगा, एनर्जी उसके पास कहां से, ड्यू टू उस मोशन की वजह से। इसी तरह से आप बुलेट फायर करते हैं, गोली जब चलती है तो मोशन की वजह से वो क्या करती है कि ज्यादा डैमेज करती है, एक जगह पे पड़ी हुई गोली का कोई इतना असर नहीं होता है। तो ये जो मूवमेंट है या मोशन है इसकी वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है बॉडी के पास, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो स्टूडेंट्स इसके एक एग्जांपल के तौर पे हम जो है वो इसका रिलेशन करेंगे। इसके लिए हमने जो है वो एनर्जी की डेफिनेशन करनी है काइनेटिक एनर्जी की, प्लस इसका एक्सप्रेशन या रिलेशन ड्राइव करना है। इसके लिए एक एक्सप्रेशन है वो हमने जो है वो ड्राइव करना है, या आप इसका कह सकते हैं कि फार्मूला आपने जो है वो ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स से कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका कि मास हमारे पास क्या है, m है। एक m बॉडी का हमारे पास मास है जो कि एक वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स रेजिस्टिंग इट्स मोशन। अब इसके ऊपर क्या करते हैं कि कोई एक फोर्स लगा देते हैं जो कि इसकी मूवमेंट को क्या कर रही है, रोक रही है। इनिशियली जब ये बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल स्पीड इसकी जो थी वो क्या थी, v। आफ्टर सम टाइम जब ये बॉडी यहां तक आया एक रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो यहां पे बॉडी आगे जो है वो रुक जाएगा। किसी जब आप
एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगाया आपने, तो बॉडी का क्या हुआ है कि बॉडी रुक गया है, फोर्स लगाने से आपने उसको क्या किया, रोका है। तो रोकने के बाद क्या होगा कि जो जब बॉडी रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स, जो कि उसकी मोशन को रोक रही है। तो ये सारी केसेस है। अगर इस बॉडी को हम अगर इसको देखें तो इसको हम अगर यहां से हम फोर्स, इस फोर्स को फाइंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स फोर्स हमारे पास बेसिकली आपको पता है एज बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ है, आपको पता है F इज इक्वल टू होता है ma। बट ये फोर्स जो है मोशन के यानी एक्सेलरेशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा माइनस ma, क्योंकि ये फोर्स कौन सी है, रेजिस्टिव फोर्स है। तो रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द मोशन होती है, इसलिए उसकी नेगेटिव साइन हमारे पास। यहां से अगर आप इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं बाय इक्वेशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as is equal to vf square minus vi square। तो 2as बेसिकली हमने स्टूडेंट्स यहां से जो फाइंड आउट करना है वो बेसिकली एक तो यहां पे a की वैल्यू निकालेंगे, हमें यहां से काइनेटिक एनर्जी चाहिए। याद रखेंगे हमें पहले पता है एनर्जी इज इक्वल टू किसकी होती है, वर्क के। एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो वर्क स्टोर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, W मींस वर्क के इक्वल होगी। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। यहां से हम अगर आगे चलते हैं तो टू इस इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखें तो F इज इक्वल टू माइनस ma। यहां से अगर a फाइंड करना है तो a इज इक्वल टू माइनस f ओवर m। ये जो माइनस m है इसके साथ ये क्या होगा, f के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो a है दैट विल बी इक्वल टू माइनस f ओवर m। तो इसको अगर यहां यूज करें तो 2 into माइनस f ओवर m into s इज इक्वल टू vf स्क्वायर। vf की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 0 है, तो 0 माइनस v का स्क्वायर जो कि vi की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू v। तो यहां से आपके बने माइनस 2 fs डिवाइडेड बाय f को s से मल्टीप्लाई किया 2 fs माइनस आ गया डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर। क्या माइनस और माइनस जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस को कैंसिल करेंगे तो आपके पास बनेगा 2fs इज इक्वल टू v स्क्वायर, यहां पे नीचे m है, इस m को यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर। यहां पे ये 2 है इसको नीचे हम डिवाइड कर देते हैं तो f डॉट s इज इक्वल टू 1/2 और mv स्क्वायर। f डॉट s ये f फोर्स है, s डिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क के। सिंस हमें पता है f डॉट s इज इक्वल टू किसके होता है, w के, तो w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि W इज इक्वल टू किसके है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब है यहां से आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन या रिलेशन है आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो करना क्या है, आपने फर्स्ट सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू ma होता है, रेजिस्टिव फोर्स है इसलिए माइनस m आएगा। देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें a की वैल्यू पुट कर लिया vf की और vi की। vf की वैल्यू जो है वो 0 है, vi की वैल्यू v है, a की वैल्यू आपने यहां से फाइंड की, a इज इक्वल टू ये माइनस m था, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, f बाय m हो जाएगा। तो ये आपने f बाय m फाइंड किया, इसको यहां पे पुट किया 2fs डिवाइडेड बाय m और यहां पे सिर्फ बचा v स्क्वायर, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2fs बाय m इज इक्वल टू v स्क्वायर। m को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो mv स्क्वायर, यहां से f डॉट s बचा 2 दूसरी तरफ डिवाइड होगा 1/2 mv स्क्वायर। fs जो है वर्क के इक्वल होता है, वर्क जो है हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये एक्सप्रेशन जो था स्टूडेंट्स आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्राइव करना था, और ये आपका इस चैप्टर का जो है मेन टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। स्टूडेंट्स इसी के साथ एक और टाइप है हमारे पास एनर्जी की, दैट इज 6.4 है पोटेंशियल एनर्जी।
स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या चीज है कि पोटेंशियल जो है वो हम एनर्जी को कहते हैं, दैट इज डिफाइन करते हैं हम एनर्जी possessed by a body due to its पोजीशन। एनर्जी किसी भी बॉडी की जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब देखिए आपके पास एक इलास्टिक होती है, इलास्टिक ऐसी पड़ी हुई है, आप उसको कोई एनर्जी नहीं आपके पास, खींचेंगे तभी आपको लगेगी, ज्यादा खींचेंगे ज्यादा एनर्जी से लगेगी। मतलब क्या है कि एनर्जी जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन को चेंज करते जाते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। आप हैमरिंग कर रहे हैं, हैमर लेते हैं मतलब हथौड़ी ले रहे हैं, उसकी वजह से कील ठोक रहे हैं, यहाँ पास से अगर करते रहे तो वो नहीं आप कर सकते। जितना आप उसको दूर लेके जाएंगे पोजीशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, हैमरिंग जो है वो आसान होगी। इसका मतलब यह है कि हैमरिंग के लिए पोजीशन की वजह से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफरेंटली आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पोजीशन की वजह से, लाइक इलास्टिक के अंदर है तो उस एनर्जी को जो है हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कोई बॉडी अगर हाइट से आप गिराते हैं तो जितना ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे उतनी एनर्जी के साथ नीचे आएगा। इसका मतलब है वो एनर्जी उसकी क्या है, पोजीशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आगे मजीद जो है वो हम इसकी सब टाइप्स में भी लेके जा सकते हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 2 जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट जो खिंचाव की वजह से एनर्जी होती है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो आपके ग्रेविटी की वजह से एनर्जी होती है जो कि उसको हम जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका कि मास m है और वो एक हाइट के ऊपर है जमीन से, यहाँ पे ग्राउंड पे वही बॉडी जो है मास उसका यहाँ पे क्या है m। तो ये जो उसकी हाइट है दैट इज h, एक हाइट है उसकी क्या है h। यहाँ से वो बॉडी नीचे की तरफ आता है और आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक होता है, उसका क्या होता है g, यानी कि बॉडी क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है विद सम एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो कि उसकी क्या है, हाइट के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है, यहाँ से जो नीचे की तरफ फोर्स है, बेसिकली फोर्स कौन सी होगी उसकी, mg, यानी कि उसकी किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी। फोर्स उसके ऊपर कौन सी लग रही है, उसका वेट जो है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंस हमें पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स वर्क हमारे पास है फोर्स क्या, mg, यानी कि फोर्स किसके इक्वल है, बेसिकली उसके वेट के इक्वल है, और मल्टीप्लाई बाय g, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये वाली जो उसकी हाइट थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आ जाएगा h। तो w इज इक्वल टू mg h। तो ये जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वर्क, बेसिकली इसको हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg और h आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है इसका, जो कि हमने ड्राइव किया किससे, वर्क के फार्मूला से। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जो है यहाँ पे हमारे पास इस केस में फोर्स इज इक्वल टू किसके है, वेट के। तो वेट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है mg के। तो इसको हमने जो है यहाँ पे रिप्लेस किया। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस उसका क्या था, ये वाली हाइट थी h, तो वो डिस्टेंस आ गया mg और मल्टीप्लाई बाय h। तो mg h ये बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इन केस ऑफ वर्क हम इसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स भी है स्टूडेंट्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट्स की वजह से। जैसे आप एरो होता है जो आप वो मींस कमान को यूज करते हैं, तीर कमान को, तो कमान को खींचते हैं तो उसकी वजह से बॉडी क्या करता है, ज्यादा दूर तक जाता है। तो वो एक तरह से आपके पास इलास्टिक एनर्जी भी होती है, तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट आप इसको जो है वो टाइप्स को देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें कि हमने वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी किया। वर्क कैसे होता है, वर्क के लिए जरूरी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो। देन हमने एनर्जी को डिफाइन किया, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने अभी के लिए स्टडी किया। डिफरेंट टाइप्स आगे इसकी फॉर्म्स और भी आएंगी।
तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उनमें से दो हमने स्टडी की और उनके एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किए। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।